आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना मित्रता निबंध का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध जो है मित्रता जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। मित्र का जीवन में क्या उपयोग है, क्या भूमिका है, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ये सबके साथ होता है। जब कोई भी घर से बाहर निकलता है तो सभी लोग अनजान होते हैं, अजनबी होते हैं, तो उसमें सबसे कठिन जो है यही विषय होता है कि मित्र किसको बनाया जाए, कौन मित्र के योग्य है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। लेखक कह रहे हैं कि अगर वह शांत स्वभाव का नहीं है, एकांतवासी नहीं है, अकेले में रहने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों की जान पहचान बढ़ती ही जाती है और बहुत जल्दी लोग जो है उन ऐसे लोगों से हेल मेल बना लेते हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि मित्र के चुनाव पर ही जो है उसके जीवन की सफलता और असफलता दोनों निर्भर करती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगत का जो गुप्त प्रभाव है यह हमारे आचरण पर बड़ा ही भारी पड़ता है, बहुत गहरा छाप छोड़ देता है। जैसी संगति होती है उस संगत का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे ऊपर धीरे धीरे ही सही लेकिन पड़ता ही पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। जिस तरह से मिट्टी होती है वह जैसे मूर्तिकार के हाथ में जाती है उस तरह से वह उसको रूप प्रदान करता है। वह चाहे तो उसी मिट्टी का देवता बना दे और चाहे तो उसी मिट्टी का राक्षस बना दे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें मिट्टी का कहीं कोई सहयोग नहीं है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे दृढ़ संकल्पी लोगों का साथ तो बुरा है। लेखक कह रहा है कि जो दृढ़ संकल्प के होते हैं उन लोगों का साथ भी बुरा ही होता है, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के, बिना ना नुकुर के हमें मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कह रहे हैं कि उन लोगों की बात, तो ऐसे लोग तो और भी बुरे होते हैं जिनके सामने हम अच्छा कहें या बुरा कहें, झूठ कहें या सत्य कहें, लेकिन हर बात उनके लिए सही है। ऐसी स्थिति में तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रह जाता है और ना ही हमारे लिए ऐसा कोई सहारा ही रह जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियों में हमें हमेशा विवेकपूर्ण जो है फैसला लेना चाहिए, अविवेकपूर्ण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हमें दोनों तरफ से भय रहता है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं।
पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। लेखक कह रहा है कि एक घोड़ा लेते हैं या कोई भी बर्तन पात्र, एक मिट्टी का घड़ा ही आप बाजार में लेने जाते हैं तो उसको भी ठोंक बजा करके देखते हैं कि कहीं से क्रैक नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है। बताइए, एक घड़े के लिए इतनी जांच परख होती है और एक मित्र बनाने के लिए कहीं उसका कोई जो है आचरण और उसकी प्रकृति, उसके व्यवहार का कहीं खोज नहीं करते हैं, हम कोई अनुसंधान नहीं करते हैं। ये कितनी गलत बात है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जीवन के व्यवहार में मैत्री का, मित्रता का बहुत भारी योगदान है, बहुत ही मूल्य है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यानी लेखक कह रहे हैं कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विद्वान का एक वचन है, उन्होंने ये कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जिस प्रकार से एक औषधि होती है जो मनुष्य के जो भी कष्ट होते हैं, जो भी दुख होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उस दवा का उपयोग करते ही उसकी सारी परेशानी, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उसी तरह से विश्वास पात्र मित्र होते हैं। विश्वास पात्र मित्र के होने से वह विश्वास पात्र मित्र खुद ही जान जाता है कि एक मित्र के अंदर क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और उन सबको ढूंढ करके, तलाश करके उन परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से यह जरूर आशा रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई उत्तम कार्य करते हैं, उत्तम संकल्प लेते हैं, तो उसमें आकर के वो हमें और भी मजबूत करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे, हमारे दोष और त्रुटियां जो होंगी उनसे हमें बचाएंगे, हमारे अवगुणों को हमारे अंदर से दूर करेंगे, हमारे सत्य, हमारी पवित्रता और हमारे मर्यादा के प्रेम को और भी पुष्ट करेंगे और मजबूत करेंगे। जब हम गलत मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सावधान करेंगे, और जब हम निराश होंगे, हतोत्साहित होंगे, तो उस समय वे हमारे अंदर उत्साह का संचार करेंगे। यह सारी बातें हमें मित्रों से आशा रखनी चाहिए और ऐसे ही मित्र का हमें तलाश करते रहना चाहिए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जैसे एक कुशल वैद्य होता है, मरीज की नाड़ी को देख करके, उसके हाथ को पकड़ करके उसकी बीमारी का पता लगा लेता है और सटीक दवा देता है जिससे बीमारी उसकी तुरंत दूर हो जाती है। उसी तरह से एक मित्र होता है। मित्र जो है, मित्र को देख करके, उसके चेहरे के भाव को ही देख करके उसके अंदर क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, इसका पता लगा लेता है और पता लगा करके उसके दुखों को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य भी होता है। यानी जिस तरह से माँ होती है, बच्चे को डांटती भी है और दुलारती भी है। बच्चा अगर कोई गलती कर भी देता है तो उसको धैर्यपूर्वक सहन भी करती है, लेकिन उससे स्नेह करना नहीं छोड़ती है।
इस तरह से सच्ची मित्रता में ये गुण होते हैं और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि इसी तरह की मित्रता को हर पुरुष को करना चाहिए। ऐसे ही मित्र की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। कह रहे हैं कि छात्रावास में जहाँ छात्र रहते हैं वहाँ पर मित्रता की तो धुन ही सवार रहती है। कितने मित्र बना लिए जाएं, मित्रता के लिए हृदय से उमड़ती रहती है मित्रता। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है और न ही उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। ये सभी बाल मित्रता की बातें बता रहे हैं। कितना जल्दी रूठ जाते हैं, कितना जल्दी मनाने लगते हैं, कितनी जल्दी आपस में मिलजुल करके फिर जो है खेलना शुरू कर देते हैं। यही सब बाल मित्रता की बातें हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि समय के अनुसार जो मित्रता होती है, जो परिपक्वता होती है, वो समय के साथ बढ़ती ही जाती है और भी परिपक्व होती ही जाती है। लेखक कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। कह रहे हैं कि ये सामने पड़ने पर हम उसकी प्रशंसा करें और मित्र कहें, लेकिन अंदर जो है उससे स्नेह न करें, तो इसको हम मित्रता कदापि नहीं कह सकते हैं। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। कह रहे हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो हर अच्छे रास्ते को दिखाने वाला हो, पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, हर पथ पर साथ देने वाला हो, रास्ता दिखाने वाला हो। ऐसा मित्र होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिस पर हम अपने जीवन के कोई भी फैसले छोड़ सकें और जिसका वो निर्वहन कर सकें। ऐसा मित्र भाई के समान होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जैसे भाई होता है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए। एक मित्र दुखी है तो उस दुख का अनुभव दूसरा करे, और एक मित्र सुखी है तो दूसरा उस सुख का अनुभव करे। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। यहाँ मित्रता के विषय में बता रहे हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि दो मित्र हैं तो दोनों एक ही प्रकार के हों, एक ही कार्य करते हों और
उन दोनों की एक ही इच्छा हो, एक ही हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह का कहीं कोई बाध्य या बंधन नहीं है। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यानी यहाँ उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं कि दोनों की एक ही प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक दोनों मित्र जो है एक ही कार्य करते हों और एक ही में रुचि रखते हों, ऐसा नहीं है। दोनों के आचरण में भी असमानता हो सकती है, दोनों की प्रकृति में भी असमानता हो सकती है। उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण के माध्यम से कि राम धैर्यवान और शांत प्रकृति के थे, धीर और शांत प्रकृति के थे, जबकि वहीं पर लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में खूब प्रेम था, खूब स्नेह था। उदार तथा उच्च आशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं कि जो कर्ण था वो उदार था और उच्च आशय था, ऊंची आशाओं वाला था, और वहीं पर दुर्योधन लालची था, लोभी था। लेकिन इन दोनों के बीच, दुर्योधन और कर्ण के बीच मित्रता खूब रही। स्वभाव एक नहीं था, लेकिन मित्रता खूब निभी इन दोनों में। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। ये भी बिल्कुल सही बात है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं, ऐसे मित्र की तलाश में रहते हैं कि जो मेरे पास नहीं है वो हमारे मित्र के पास हो, उससे हमारी कमी की पूर्ति होती रहेगी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी होता है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। यानी जो चिंताशील व्यक्ति होता है, जो हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है, वो हंसमुख व्यक्ति को, प्रसन्नचित्त व्यक्ति को ढूंढता रहता है, निर्बल बली को ढूंढता रहता है। जो कमज़ोर होता है वो सोचता है कि मेरा मित्र बलवान हो, वो बलवान को, बली को ढूंढता रहता है। धीर उत्साही का तलाश करता रहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यहाँ भी कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि ऊंची आकांक्षाओं वाला चंद्रगुप्त मौर्य जो युक्तियों के लिए और उपायों के लिए हमेशा चाणक्य का मुंह देखता रहता था, चाणक्य का इंतजार करते रहता था कि चाणक्य कोई नीति, कोई उपाय बोलें, बतावें और जिसका पालन किया जाए। यही नीति विद्वान, नीति विशारद अकबर भी अपने मन को बहलाने के लिए, हृदय को प्रसन्न करने के लिए बीरबल की ओर हमेशा देखता रहता था, क्योंकि बीरबल का स्वभाव मजाकिया था। बीरबल के मजाकिया स्वभाव के कारण ही जो है अकबर को आनंद मिलता था। तो मन बहलाने के लिए अकबर जो है हमेशा बीरबल की ओर देखा करता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कह रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य भी इस प्रकार से बताया गया है कि जब कोई हम उच्च और महान कार्य करते हैं तो ऐसे में वह मित्र हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारे मन को बढ़ावे, हमारे साहस को दिलावे, साहस को बढ़ावे, ताकि जो काम हमसे नहीं होने वाला है वो भी काम हम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। कह रहे हैं कि अगर ऐसे मित्र मिल जाएं, ऐसे मित्र साथी मिल जाएं जो हमेशा हमारा साहस बढ़ावें,
हमारे उच्च और महान कार्य में सहायता प्रदान करें, हमारे मन को बढ़ावें, ताकि हम अपने निज सामर्थ्य से भी बाहर बढ़कर काम कर सकें। तो अगर ऐसे मित्र मिल जाते हैं तो इनका पल्ला हमें उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव ने जब राम को देखा, राम को पहचान गया, तो उसने राम से मित्रता कर ली, और राम से मित्रता करने के बाद सुग्रीव की सारी परेशानी राम की परेशानी हो गई। इस तरह से सुग्रीव की सारी परेशानियां राम के माध्यम से समाप्त हो गई, एक मित्र के माध्यम से समाप्त हो गई। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। कह रहे हैं कि मित्र सदैव सोच समझ करके होना चाहिए, रखना चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, पवित्र हृदय के हों, मधुर स्वभाव के हों और पुरुषार्थी हों, परिश्रमी हों, शिष्ट हों और सत्यनिष्ठ हों, सत्य में विश्वास करने वाले हों, चरित्रवान हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि ऐसे मित्र से हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, हमारा कभी कोई घाटा नुकसान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।